हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि प्रीवियस लेक्चर में हमने स्टार्ट किया था क्लास 12th अकाउंटेंसी के लिए कंपनीज अकाउंट, और वहाँ पर भी हमने चैप्टर स्टार्ट किया है अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल। तो इस चैप्टर के न्यूमेरिकल क्वेश्चंस पर जाने से पहले आपको कुछ इंपॉर्टेंट टर्म समझने होंगे, ताकि जब आप क्वेश्चन पढ़ें तो आप क्वेश्चन को पढ़कर ये समझ पाएँ कि क्वेश्चन आपसे क्या कहना चाह रहा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर और समझ लेते हैं सभी इंपॉर्टेंट टर्म्स को। तो देखिए, पहला यहां पर बात आ रही है इशू ऑफ शेयर्स। तो ये टर्म आपके सामने आ रहा है कि भाई इशू ऑफ शेयर्स का क्या मतलब है। तो ये टर्म यहां पर जो वर्ड लिखा हुआ है इशू, इसका मतलब आपको समझना है। देखिए, आपको याद होगा प्रीवियस लेक्चर में आपने कुछ वर्ड सुने थे, ऑथराइज कैपिटल, इशूड कैपिटल और सब्सक्राइब कैपिटल। और वहां पर हमने आपको बताया था कि इशूड कैपिटल का मतलब क्या है, वो कैपिटल, वो शेयर्स जो कंपनी लोगों को देना चाहती है, जो कंपनी ऑफर कर रही है पब्लिक को सब्सक्राइब करने के लिए। तो इशू का मतलब क्या हो गया, शेयर्स ऑफर्ड टू पब्लिक फॉर सब्सक्रिप्शन। इशू का मतलब समझ रहे हैं आप, क्या मतलब है, शेयर्स ऑफर्ड टू पब्लिक फॉर सब्सक्रिप्शन। कंपनी कितने शेयर्स देना चाहती है पब्लिक को सब्सक्राइब करने के लिए, कितने शेयर्स ऑफर कर रही है, उसको आप क्या कहेंगे, इशू ऑफ शेयर्स। यहीं से एक और टर्म आपको मिलता है एप्लीकेशन, या फिर आपको वर्ड मिल सकता है शेयर्स अप्लाइड। ठीक है ना, एक ही बात है, ज़रा मीनिंग समझिए इसका। देखिए, कंपनी ने तो ये कह दिया कि भाई मैं जो है शेयर्स इशू करना चाहती हूँ, लेकिन पब्लिक ये कैसे बताएगी कंपनी को कि हम आपके शेयर्स खरीदने में इंटरेस्टेड हैं। तो लोग क्या करेंगे, पब्लिक क्या करेगी कि कंपनी को एक एप्लीकेशन भेजेगी। ठीक है ना, तो एप्लीकेशन क्या हो गई कि लोग कितने शेयर्स लेने में इंटरेस्टेड हैं। भाई इशू का मतलब तो क्या था कि कंपनी कितने शेयर्स देना चाहती है, एप्लीकेशन कौन भेजेगी, पब्लिक। ठीक है ना, इशू कौन कर रही है, कंपनी। तो कंपनी करेगी शेयर्स को इशू और लोग भेजेंगे एप्लीकेशन कि भाई हम जो है कंपनी में शेयर्स परचेज करने के लिए तैयार हैं। अब यहां से देखिए तीन बातें निकलती हैं। आपने दो टर्म तो सुन लिए कि भाई इशू और अप्लाइड, है ना। एक वर्ड क्या आया आपके सामने, इशूड, और एक आया अप्लाइड। समझिए ज़रा, इशूड शेयर्स कौन से हैं, जो कंपनी ऑफर कर रही है लोगों को। तो कंपनी ने तो ये कहा कि भाई मुझे जो है 1,00,000 शेयर्स ऑफर करने हैं पब्लिक को। कंपनी ने अपनी बात क्लियर कर दी। अब एप्लीकेशन का क्या हिसाब है ये देखना है। भाई ज़रूरी थोड़ी है कि जितने कंपनी देना चाहती है सभी लोग उतने ही शेयर्स लेने में इंटरेस्टेड हों। कुछ कम भी हो सकता है और कभी कभी कुछ उससे ज़्यादा भी हो सकता है। तो किस तरह होगा, देखिए, ये हो सकता है कि कंपनी ऑफर कितने कर रही है, इशू कितने कर रही है, 1,00,000, लेकिन एप्लीकेशन कितनी आ रही है, 90,000। यानी कि लोग कितना लेना चाहते हैं, सिर्फ 90,000 शेयर्स। ये भी हो सकता है कि पूरे 1,00,000 शेयर्स के लिए एप्लीकेशन आ जाए, यानी कि लोग जो है पूरे 1,00,000 शेयर्स खरीदने में इंटरेस्टेड हों। या ये भी हो सकता है कि एप्लीकेशंस आपके पास आ जाएं 1,10,000 शेयर्स के लिए। अब ये तीन कंडीशंस आपके पास आ गई, तो इन तीनों कंडीशंस के लिए कुछ स्पेसिफिक टर्म्स हमें यूज़ करने हैं। देखिए ज़रा, जब कंपनी इशू करना चाहती है ज़्यादा और लोग अप्लाई कर रहे हैं कम शेयर्स के लिए, इसको हम कहते हैं अंडर सब्सक्रिप्शन। अंडर सब्सक्रिप्शन। अगर जितने कंपनी इशू करना चाहती है लोग इतने ही शेयर्स को अप्लाई करने के लिए एप्लीकेशन भेज देते हैं, तो क्या होता है, फुल सब्सक्रिप्शन। ठीक है ना। लेकिन वो जो कंडीशन आपको दिख रही है जहां पर कंपनी तो कम इशू करना चाहती है लेकिन लोग जो है वो ज़्यादा खरीदने में इंटरेस्टेड हैं,
भाई कंपनी की रेपुटेशन बहुत अच्छी है, कंपनी बहुत ज़्यादा प्रॉफिट अर्निंग कंपनी है, तो लोग चाह रहे हैं कि भाई इसके शेयर्स तो ज़रूर खरीदने चाहिए। तो क्या हुआ, बहुत सारे लोगों ने एप्लीकेशन भेजी, और जब बहुत सारे लोग उसके लिए अप्लाई कर रहे हैं तो ज़्यादा एप्लीकेशन आ गई कंपनी के पास। कंपनी जो है जितने उसने इशू किए थे सिर्फ उतने ही दे सकती है। अब यहाँ तो क्या हो गया, ज़्यादा आ गई ना एप्लीकेशन, तो इसके लिए टर्म यूज़ करा जाएगा ओवर सब्सक्रिप्शन। तो देखिए 3 नाम आप यहाँ पर पढ़ रहे हैं। अंडर सब्सक्रिप्शन, अंडर कब होगा, जब अप्लाइड वाले शेयर्स जो हैं कम होंगे इशूड शेयर्स से। फुल कब होगा, जब दोनों की वैल्यू बराबर है। और ओवर कब होगा, जब अप्लाइड जो है ज़्यादा हो जाए एज कंपेयर टू इशूड शेयर्स। अच्छा, जब कम है यानी कि अंडर सब्सक्रिप्शन है, तो प्रीवियस लेक्चर में भी हमने आपको ये बात बताई थी कि अंडर सब्सक्रिप्शन अगर हो रहा है तो उसमें कम से कम कितनी एप्लीकेशंस कंपनी के पास आनी चाहिए, 90%। ये बात किसने कही थी, सेबी ने, ठीक है ना। फुल सब्सक्रिप्शन है तो अभी कोई बात नहीं है, लेकिन अगर ओवर सब्सक्रिप्शन हो गया तो कंपनी ज़्यादा नहीं दे सकती, ठीक है ना। अंडर सब्सक्रिप्शन में ये जो 90% के हिसाब से 90,000 है ना, ये तो कंपनी दे सकती है भाई। यहाँ पर 1 लाख पूरे हैं, ये भी कंपनी दे सकती है, लेकिन यहाँ पर लोग ज़्यादा मांग रहे हैं तो अब कंपनी नहीं दे पाएगी। तो यहाँ पर कंपनी को कुछ एडजस्टमेंट करना होता है। कंपनी को क्या करना होगा, कुछ एडजस्टमेंट। इसको हम पढ़ते हैं प्रो राटा एडजस्टमेंट। ये पूरा एक टॉपिक है, इसको हमें डिटेल में डिस्कस करना है। फिलहाल तो यहाँ पर मैं आपको नाम बता रहा हूँ कि क्या क्या 3 कंडीशन आपके सामने आ सकती हैं, और ये जो लास्ट वाली कंडीशन है ओवर सब्सक्रिप्शन की, इसके लिए कंपनी को इससे डील करने के लिए एक एडजस्टमेंट परफॉर्म करना होता है, जिसको हम कहते हैं प्रो राटा एडजस्टमेंट। देखते हैं आगे कि भाई क्या होता है ये नेक्स्ट लेक्चर में आपके साथ डिस्कस किया जाएगा। चलिए, ये तो हो गए कुछ बेसिक टर्म्स, अब कुछ टर्म्स और समझ लेते हैं। तो अब देखिए आगे समझते हैं। देखिए, ये हो सकता है कि जो शेयर कंपनी इशू करना चाह रही है उसका ओरिजिनल प्राइस है ₹10। एक शेयर का ओरिजिनल प्राइस कितना है, ₹10। अब आगे बढ़ने से पहले तो ये देख लीजिए कि जो टर्म हम यूज़ कर रहे हैं ओरिजिनल प्राइस, क्या इसके लिए कोई स्पेसिफिक टर्म हमें यूज़ करना है, तो बिल्कुल एक स्पेसिफिक वर्ड इसके लिए है। ओरिजिनल प्राइस के लिए आप वर्ड यूज़ करेंगे फेस वैल्यू। फेस वैल्यू का मतलब क्या है कि शेयर का ओरिजिनल प्राइस कितने का है। तो क्वेश्चन में आपको लिखा हुआ मिल सकता है कि फेस वैल्यू ऑफ शेयर इज ₹10, या फिर आपको लिखा हुआ मिल सकता है नॉमिनल वैल्यू। तो या तो आप इसको फेस वैल्यू कह लीजिए या आप इसको नॉमिनल वैल्यू कह लीजिए। इन दोनों का ही मतलब क्या है कि शेयर का ओरिजिनल प्राइस, ठीक है ना। अब देखिए क्या हो सकता है कि कंपनी का ओरिजिनल प्राइस जितना भी है शेयर का, कंपनी अगर उस शेयर को इतने में ही इशू कर दे। भाई एक तो होगा आपका फेस वैल्यू, नॉमिनल वैल्यू या फिर ओरिजिनल प्राइस, एक होता है आपके लिए इशूड प्राइस। भाई इशू प्राइस क्या है, जितने में वो शेयर इशू किया जा रहा है। तो अगर कंपनी 10 रुपये वाला शेयर 10 में ही इशू कर देती है ना, तो इसको हम कहते हैं इशू ऑफ शेयर्स एट पार। 10 वाला शेयर 10 में ही लोगों को दे दिया तो क्या कहा जाएगा, इशू ऑफ शेयर्स एट पार। पार का मतलब कि इशू प्राइस और फेस वैल्यू, नॉमिनल वैल्यू और ओरिजिनल वैल्यू, कुछ भी कह लीजिए, वो दोनों सेम है, ठीक है ना। ये भी हो सकता है कि भाई कंपनी की जो पोजीशन है वो बहुत ज़्यादा अच्छी है, बहुत ज़्यादा प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है, लोग जो है उसके शेयर खरीदने के लिए पागल हुए जा रहे हैं। तो कंपनी अगर 10 की जगह 12 में भी वो शेयर निकाले मार्केट में, तब भी लोग खरीद लेंगे। अब आप ये देख रहे हैं कि जो उसकी फेस वैल्यू है वो तो कम है और इशू प्राइस जो है वो ज़्यादा है, तो इसको हम कहते हैं इशू ऑफ शेयर्स एट प्रीमियम। आप यहां पर देख पा रहे हैं कि 10 की जगह 12 यानी कि 2 रुपये एक्स्ट्रा जा रहे हैं। तो ये जो 2 रुपये आपने एक्स्ट्रा दिए हैं ना, 2 रुपये जो आपने एक्स्ट्रा दिए हैं, इसको हम कहते हैं सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व। ये जो 2 रुपये एक्स्ट्रा दे रहे हैं, अभी आप आगे पढ़ेंगे चैप्टर्स में अपने, तो जो क्वेश्चन आएंगे वहाँ पर भी आपको समझ में आएगा
कि जो एक्स्ट्रा पेमेंट करते हैं किसी भी शेयर को परचेज करने के लिए, जैसे यहाँ पर 10 वाले शेयर 12 में यानी कि 2 रुपये एक्स्ट्रा दे रहे हैं, तो इस 2 रुपये को क्या नाम देना है आपको, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, ठीक है ना। तीसरी बात भी हो सकती है भाई, हो सकता है कंपनी की हालत कुछ ख़राब चल रही हो और इसलिए वो चाहे कि मैं अपना शेयर जो है वो कम पैसों में इशू कर दूं, तो 10 वाला शेयर कंपनी अगर 8 रुपये में इशू करना चाहे तो इसको हम क्या नाम देंगे, इसको नाम दिया जाएगा इशू ऑफ शेयर्स एट डिस्काउंट। इशू ऑफ शेयर्स एट डिस्काउंट, डिस्काउंट का मतलब क्या हो गया कि जो उसकी फेस वैल्यू है उससे कम उसका इशू प्राइस है। समझ में आ रही है बात। तो डिस्काउंट कितने का हो गया, डिस्काउंट हो गया इसमें 2 रुपये का, भाई जितना आपने कम करा उतना ही तो डिस्काउंट है। अब बात यहाँ पर समझने वाली आपको ये है कि कंपनी कभी भी अपने शेयर्स को डिस्काउंट पर इशू नहीं कर सकती। तो जो आपको क्वेश्चंस पढ़ने हैं वो दो ही तरह से पढ़ने हैं, या तो पढ़ने हैं इशू ऑफ शेयर्स एट पार के लिए, या आपको पढ़ने हैं इशू ऑफ शेयर्स एट प्रीमियम के लिए। कंपनी अपने शेयर्स को डिस्काउंट पर इशू नहीं कर सकती, बल्कि वो अपने शेयर्स को डिस्काउंट पर री इशू जरूर कर सकती है। तो ये री इशू क्या है अभी आगे चल रहे हैं आपको समझाया जाएगा। बस फिलहाल आपको क्या याद रखना है कि डिस्काउंट पर इशू नहीं होगा लेकिन री इशू हो सकता है। अच्छा आप समझ लीजिए ज़रा, पार का मतलब क्या हुआ कि जब इशू प्राइस जो है बराबर है फेस वैल्यू के, है ना, तो पार हो गया। अगर इशू प्राइस आपका ज़्यादा है और फेस वैल्यू कम है तो उसको आप क्या कह सकते हैं, प्रीमियम, या फिर इशू ऑफ शेयर्स एट प्रीमियम। और डिस्काउंट कब होगा, जब इशू प्राइस आपका कम हो जाए और फेस वैल्यू हो जाए ज़्यादा, तो उसको हम कहते हैं कंडीशन ऑफ डिस्काउंट या फिर इशू ऑफ शेयर्स एट डिस्काउंट। तो यहाँ पर आपने 3 बातें देखी। चलिए और कुछ इसी तरह से कुछ बेसिक टर्म्स और समझते हैं। देखिए अब यहाँ पर बात यह है कि कंपनी ने कहा था कि भाई मैं शेयर्स इशू करना चाहती हूँ, लोग अप्लाई कर रहे थे। तो जब आप अप्लाई करते हैं किसी कंपनी में शेयर्स को परचेज करने के लिए, तो आप उसका पेमेंट किस तरह करेंगे। तो कंपनी के पास पैसा रिसीव करने के लिए 2 ऑप्शंस होते हैं। क्या ऑप्शन है समझिए ज़रा। पहला तो है लमसम और दूसरा ऑप्शन आपके पास है इंस्टॉलमेंट। लमसम का मतलब क्या है, लमसम का मतलब होता है जितने का शेयर है, जितना भी फेस वैल्यू है, जितनी भी इशू प्राइस है शेयर का, जितना आपने शेयर का प्राइस रखा है वो सारा पैसा आप लोगों से एक साथ मंगा लें, तो उसको हम कहते हैं लमसम। समझिए ज़रा, शेयर जो है वो 10 रुपये का है, आपने लोगों से कहा कि भाई पूरे 10 रुपये आप भेज दीजिए हमें एप्लीकेशन के साथ। तो जब आप एप्लीकेशन रिसीव करेंगे या फिर जब लोग एप्लीकेशन भेजेंगे कंपनी में, तो वो साथ में पूरे 10 रुपये भेज देंगे। तो लमसम का मतलब आप समझ सकते हैं टोटल, जितना भी अमाउंट है एक शेयर का, वो सारा पैसा अगर एक साथ मंगा लिया जाए, कंपनी सारा पैसा एक साथ मंगा ले, एक साथ ले ले, तो उसको हम कहते हैं इशू ऑफ शेयर्स एट लमसम, यानी कि सारा पैसा कंपनी एक साथ मंगा रही है। इधर हम अगर बात करें तो ये लिखा हुआ है इंस्टॉलमेंट। इंस्टॉल का मतलब आप समझ रहे हैं इंस्टॉलमेंट का, कि पैसा एक साथ नहीं आ रहा होगा, बल्कि पैसा जो है वो स्मॉल पार्ट्स में आ रहा होगा। किस तरह, कंपनी क्या करती है कि यहाँ पर कुछ इंस्टॉलमेंट बना लेती है, उनके कुछ इस तरह से नाम रख देती है, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल और सेकंड एंड फाइनल कॉल। तो कंपनी कुछ इस तरह कहेगी लोगों से कि भाई आप जो है एप्लीकेशन के टाइम पर 2 रुपये दे दीजिएगा, अलॉटमेंट के टाइम पर 3 रुपये दे दीजिए, फर्स्ट कॉल के टाइम पर आप 3 रुपये दे सकते हैं, और सेकंड और फाइनल कॉल के टाइम पर आप हमें 2 रुपये और दे दीजिएगा। तो जब आप इनको टोटल करके देखेंगे तो ये हो जाएगा आपका ₹10, है ना। तो वैसे भी प्राइस कितना है एक शेयर का, 10 रुपये। बस फ़र्क क्या है कि यहाँ पर पूरा पैसा एक साथ मंगाया जा रहा है और यहाँ पर जो आपका अमाउंट है वो डिफरेंट इंस्टॉलमेंट में, डिफरेंट पार्ट्स में मंगाया जा रहा है। तो इसको हम कहेंगे इशू ऑफ शेयर्स, कैसे, इंस्टॉलमेंट में। अच्छा, इंस्टॉलमेंट यहाँ पर हमने आपको 4 बनाकर दिखाए हैं। कंपनी इसको 3 भी कर सकती है कि भाई एप्लीकेशन, अलॉटमेंट और फर्स्ट एंड फाइनल।
मतलब 3 बार में ही सारा पैसा मंगा लिया जाए। तो ये कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है कि वो पैसा किस तरह मंगा रही है, लमसम में या फिर इंस्टॉलमेंट में। देखिए यहाँ पर 2 वर्ड और आपको समझाने हैं मुझे। एक आपने देखा होगा लिखा हुआ कॉल्ड अप अमाउंट, एक वर्ड होता है पेड अप अमाउंट। तो इन दोनों टर्म्स का क्या मीनिंग है समझिए ज़रा। भाई कॉल्ड अप, कॉल करना, मंगाना, कंपनी ने कितना मंगाया उसको हम कहते हैं कॉल्ड अप अमाउंट। इधर क्या लिखा हुआ है, पेड अप, पे करना, लोगों ने कितना पे किया। तो आप ये देखिए ज़रा, ये जो कॉल्ड अप है ना, ये तो कंपनी से रिलेटेड है या फिर कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जा रहा है कि कंपनी ने कितना कॉल किया, कितना मंगाया। और ये जो आपने टर्म देखा यहाँ पर पेड अप, ये है शेयर होल्डर्स के लिए। शेयर होल्डर्स ने कितना पे किया उसको हम कहते हैं पेड अप अमाउंट। समझिए ज़रा। देखिए अभी हमने यहाँ पर देखा था कि साहब एक शेयर है 10 रुपये का, जिसको हमने कुछ इंस्टॉलमेंट में डिवाइड किया हुआ है कि भाई 3, 4 और 3। ये तो हो गई एप्लीकेशन, ये हो गया आपका अलॉटमेंट, और ये हो गई आपकी फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। देखिए इस क्वेश्चन में मैंने सिर्फ 3 इंस्टॉलमेंट बनाए हैं। कंपनी 3 भी रख सकती है और 4 भी रख सकती है, कंपनी की मर्जी है, ठीक है ना। कितने भी इंस्टॉलमेंट हो सकते हैं, बस कंपनी को पैसा मंगाना है इंस्टॉलमेंट वाइज, एक साथ नहीं लेना चाह रही। समझाना मैं आपको क्या चाह रहा हूँ यहाँ पर कि भाई कॉल्ड अप क्या है और पेड अप क्या है, इसको समझिए ज़रा। अब आप देखिए कि हो सकता है कंपनी ने मंगाया, कॉल किया, ये वाले 3 रुपये और ये वाले 4 रुपये, यानी कि कंपनी मंगा चुकी है एप्लीकेशन का पैसा और अलॉटमेंट का पैसा। तो हम ये कहेंगे कि कंपनी ने टोटल कितना कॉल किया है, ₹7। 10 में से 7 रुपये कॉल कर चुकी है, मंगा चुकी है कंपनी, उसको हम कह रहे हैं कॉल्ड अप अमाउंट। पेड अप का मतलब समझिए ज़रा। भाई शेयर होल्डर्स ने कितना पे किया, तो अगर कंपनी ने 7 मंगाए थे, हो सकता है कि लोगों ने पूरे 7 दे दिए हों, तो कोई मसला नहीं है। लेकिन ये भी तो हो सकता है कि कंपनी कितने मंगा रही थी, 7, किसी वजह से जो शेयर होल्डर है वो ये 4 रुपये ना दे पाया हो, तो इसका मतलब उसने सिर्फ कितने दिए, कंपनी ने अभी एप्लीकेशन मंगाई है, अलॉटमेंट मंगाई है। 4 ना देने का मतलब कि लोग जो हैं, जो शेयर होल्डर है, उसने 4 रुपये अभी नहीं दिए, तो सिर्फ कितने दिए, ये 3 रुपये। तो पेड अप वैल्यू कितनी हो गई, 3। तो ये डिपेंड करता है कि लोग कितना दे रहे हैं। तो समझ में आया आपको, कॉल्ड अप का मतलब कंपनी कितना कॉल कर रही है, कितना मंगा रही है। पेड अप का मतलब शेयर होल्डर कितना पे कर रहा है, कितना दे पा रहा है, ठीक है ना। अब इसी से रिलेटेड आपने एक टर्म और देखा होगा अपने क्वेश्चंस में, अपनी बुक में लिखा हुआ कि भाई सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड, सब्सक्राइब्ड एंड पार्टली पेड। तो इसका मतलब क्या है, देखिए ज़रा। फुल्ली पेड का मतलब समझाते हैं आपको। फुल्ली पेड, या ऐसे लिख दे रहा हूँ आपके लिए, फुल्ली पेड अप, ज़रा और समझ में आएगा। ये कब कहा जाएगा, है ना, और पार्टली वाला कब कहा जाएगा। तो जैसे आप देखिए यहाँ पर आपको ऐसा लग सकता है कि भाई कंपनी ने 7 मंगाए, लोगों ने पूरे 7 दे दिए, तो ये भाई फुल्ली पेड हो गया। लेकिन ऐसा नहीं है। फुल्ली पेड सिर्फ कब होगा, एक ही कंडीशन है फुल्ली पेड होने की, कि जो फेस वैल्यू है कितनी है, 10 रुपये, जो शेयर की फेस वैल्यू है वो बराबर हो जाए किसके, कॉल्ड अप अमाउंट के, और वो बराबर हो जाए पेड अप अमाउंट के। तब आप इसको कहेंगे कि ये है सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड। यानी कि जब पूरे 10 रुपये कंपनी मंगा ले और पूरे 10 रुपये ही शेयर होल्डर दे जाए, तब वो फुल्ली पेड की कैटेगरी में लिखा जाता है। समझ रहे हैं ना आप। 10 रुपये पूरे, जितनी फेस वैल्यू है वो कंपनी मंगा ले और वो पूरा ही पे कर दिया जाए शेयर होल्डर के थ्रू, तो क्या कहेंगे आप उसे, फुल्ली पेड। दूसरा आप क्या कहते हैं, नॉट फुल्ली पेड या फिर पार्टली पेड। हम यहां पर आपके लिए लिख दे रहे हैं नॉट फुल्ली पेड, सही है ना। नॉट फुल्ली पेड होने के लिए 2 कंडीशन हो सकती हैं।
या तो कंपनी फेस वैल्यू से खुद ही कम मंगा ले, जैसे यहाँ पर था ना कि भाई 10 रुपये का शेयर है लेकिन कंपनी ने अभी सिर्फ 7 मंगाए हैं, तो ये भी पार्टली में ही या फिर फुल्ली में ही गिना जाएगा। और हो सकता है कि कंपनी तो पूरे मंगा चुकी हो 10 रुपये, लेकिन लोग सिर्फ 7 या 3 रुपये ही दे पाए हों, तो वो भी नॉट फुल्ली पेड में ही गिना जाएगा। तो देखिए दो कंडीशन क्या क्या हैं। पहली कंडीशन तो ये है कि जो आपका कॉल्ड अप अमाउंट है ना, वो कम हो फेस वैल्यू से। भाई फेस वैल्यू 10 रुपये है लेकिन कंपनी ने अभी खुद कम मंगाया है, तो क्या कहेंगे आप उसको, नॉट फुल्ली पेड, उस कैटेगरी में लिखेंगे। और अगर मैं दूसरी कंडीशन की बात करूं, तो दूसरी कंडीशन हमसे क्या कह रही है कि भाई चाहे कंपनी पूरे 10 रुपये मंगा ले, पूरे 10 रुपये मतलब कि फेस वैल्यू के बराबर मंगा ले, लेकिन लोग अगर नहीं पे कर पाए तब भी क्या है, नॉट फुल्ली पेड। तो मैं ये कह सकता हूं कि चाहे कॉल्ड अप अमाउंट और फेस वैल्यू तो बराबर हों, लेकिन जो आपका पेड अप वैल्यू है या पेड अप अमाउंट है वो कम हो, है ना। तो भले ही ये दोनों चीज़ें बराबर हों, बराबर कैसे होंगी कि कंपनी पूरे 10 मांग रही है, 10 की वैल्यू है, लेकिन लोग तो कम दे रहे हैं ना, तो तब क्या होगा, नॉट फुल्ली पेड में आप इसको कंसीडर करेंगे। ठीक है ना। चलिए आगे समझते हैं ज़रा। तो देखिए ये अभी हमने देखा कि कंपनी जो है वो शेयर्स इशू करना चाहती है और लोगों से पैसा मंगा रही है डिफरेंट इंस्टॉलमेंट्स में, जिनके यहाँ पर नाम हमें बताए गए कि साहब एप्लीकेशन हो सकती है, फिर अलॉटमेंट का नंबर आता है, फिर आप कह सकते हैं फर्स्ट कॉल, और लास्ट में फाइनल कॉल। ठीक है ना। इस तरह से इंस्टॉलमेंट बना दिए जाते हैं और लोगों को इन्हीं के अकॉर्डिंग पैसा लेकर आना होता है जब भी कंपनी इस इंस्टॉलमेंट को कॉल करती है। यहाँ पर हमने कहा कि भाई 2 रुपये, 3 रुपये, 3 रुपये और 2 रुपये, ये टोटल कितने हो गए आपके, 10 रुपये हो गए टोटल। हम कह रहे हैं साहब कि 10 रुपये का शेयर इशू किया गया है, ये 10 रुपये की इंस्टॉलमेंट हो गई। अब देखिए कुछ लोग ऐसे यहाँ पर आपको मिल सकते हैं बहुत ही शरीफ किस्म के, कि मांगे तो गए थे उनसे एप्लीकेशन के पैसे और उन्होंने कहा कि यार मैं कहाँ बार बार 2-2 रुपये लेकर जाऊँगा, पूरा पैसा आप अभी रख लो। तो उन्होंने क्या करा, 2 रुपये के साथ ये बचे हुए 8 रुपये भी एडवांस में लाकर दे दिए। एडवांस में दे गए ना, तो इसको हम कहते हैं कॉल्स इन एडवांस। कॉल्स इन एडवांस का मतलब क्या हुआ, वो पैसे जो शेयर होल्डर एक साथ एडवांस में दे गया, तो 8 रुपये दे गया ना एडवांस में, तो 8 रुपये हो गए कॉल्स इन एडवांस। समझिएगा, पूरे 10 रुपये नहीं होंगे एडवांस, 2 रुपये तो मंगाए थे कंपनी ने, लेकिन लोग कितने दे गए, पूरे 10 रुपये। ठीक है ना। अच्छा, कुछ और अलग किस्म के लोग भी आते हैं भाई साहब, उनसे हमने ये कहा था कि यार पैसे लाओ पैसे लाओ पैसे लाओ, इंतज़ार करते रहे आप उनका, आपने उनसे मंगाई फर्स्ट कॉल, मतलब वो जो है एप्लीकेशन का पैसा दे गए थे, अलॉटमेंट का भी दे गए थे, फर्स्ट कॉल का नंबर आया, आप उन्हें बार बार कह रहे हो भाई पैसे ला कर दो, वो पैसे नहीं ला रहे, है ना। तो अब उन्होंने क्या करा, ये 3 रुपये जो फर्स्ट कॉल के थे ये उन्होंने आपको नहीं दिए। तो जो पैसा कंपनी को नहीं मिलता उसको हम कहते हैं कॉल्स इन एरियर्स। कॉल्स इन एरियर क्या है, वो पैसा जो कंपनी को रिसीव नहीं हुआ। ठीक है ना। जैसे 3 रुपये यहाँ पर कंपनी ने मंगाए थे और शेयर होल्डर ने लाकर नहीं दिए, तो इसको हम क्या कह रहे हैं, कॉल्स इन एरियर्स। एडवांस तो वो पैसा है जो एडवांस में ही आ गया, एरियर्स क्या है कि आप कह रहे हैं भाई पैसा ला कर दो पैसा ला कर दो पैसा ला कर दो, पैसा आ ही नहीं रहा, तो उसको क्या नाम दे दिया जाएगा, कॉल्स इन एरियर्स। अब यहाँ से क्या होगा समझिए भाई, एक वक्त तक कंपनी आपसे रिक्वेस्ट करेगी पैसा लाने के लिए, और फिर जब इंतहा हो जाएगी इंतज़ार की, और जब हद हो जाएगी बिल्कुल और आप पैसा लाकर नहीं देंगे, तो कंपनी क्या करेगी, वो आपसे कहेगी भाई अब जाओ, अब हमें आपसे पैसा नहीं चाहिए, और कंपनी आपके जो शेयर्स हैं उनको फॉरफीट कर लेगी। कंपनी आपके शेयर्स को क्या कर लेगी, फॉरफीट। फॉरफीट करने का मतलब क्या है कि अब आप उस कंपनी के शेयर होल्डर नहीं रहेंगे, और जो पैसा आप पहले पे कर चुके थे, भाई इस बंदे ने सिर्फ 3 रुपये तो नहीं दिए थे जिसको हमने कॉल्स इन एरियर्स कहा था, लेकिन वो 5 रुपये तो दे गया था। कंपनी क्या करेगी, अब इन 5 रुपयों को भी अपने पास रख लेगी और शेयर्स भी अपने पास रख लेगी।
तो उस बंदे से कहेगी भाई अब आप जाओ, अब हमारी कंपनी में आपके लिए कोई जगह नहीं है, अब आप हमारी कंपनी के शेयर होल्डर नहीं रहे। तो क्या कहते हैं इसको, फॉर फीचर ऑफ शेयर्स। ये भी पूरा टॉपिक है, ये आपको पढ़ना है। अब क्या होगा भाई, कंपनी ने सपोज करो ये जो भी है बंदा मिस्टर एक्स हैं, ये इनसे कंपनी ने पैसा मंगाया, इन्होंने कर दिए एरियर्स, और तो इनके क्या कर लिए कंपनी ने, शेयर्स फॉरफीट कर लिए। तो फॉरफीचर का मतलब क्या है, कैंसिलेशन ऑफ शेयर्स फॉर नॉन पेमेंट ऑफ कॉल्स। आपके शेयर्स कैंसिल कर दिए जाएंगे, क्यों, क्योंकि आपने कॉल्स का पैसा नहीं दिया, आपने कंपनी की कॉल्स का जवाब नहीं दिया, तो क्या हो जाएंगे आपके शेयर्स, फॉरफीट। ठीक है ना। अब क्या होगा भाई, कंपनी के पास शेयर भी रहे और आपका पैसा भी रहा, वो तो अलग बात हो गई। ठीक है ना। अब ये जो शेयर्स आपके थे जो कंपनी ने कैंसिल कर दिए थे और फॉरफीट कर लिए थे, ये कंपनी जो है किसी और को दे सकती है। ठीक है ना। तो जैसे मिस्टर वाई हैं, आपके जो शेयर्स फॉरफीट किए गए थे, कंपनी आपके शेयर्स मिस्टर वाई को री इशू कर सकती है। कंपनी फॉरफीटेड शेयर्स को क्या कर सकती है, री इशू किसी और शेयर होल्डर को। तो यहां पर हमने क्या क्या टर्म्स देखे, देखिए आपने देखा कॉल्स इन एडवांस का मतलब क्या है, कॉल्स इन एरियर्स आपने देखे, और जब कॉल्स इन एरियर्स का कंपनी वेट करती रहती है तो फिर उन शेयर्स को फॉरफीट भी कर सकती है और फिर किसी और को री इशू भी कर सकती है। और आपको याद आएगा अभी हमने ये बात कही थी कि आप शेयर्स को डिस्काउंट पर री इशू तो कर सकते हैं लेकिन इशू नहीं कर सकते, तो वो इसी री इशू की बात हो रही थी। तो री इशू आप कर सकते हैं डिस्काउंट पर, पार पर और प्रीमियम पर। ठीक है ना। री इशू तीनों तरीके से हो जाएगा, लेकिन इशू जो है वो सिर्फ पार पर और प्रीमियम पर ही हो सकता है, ये हमने आपको बताया था। तो आज इस चैप्टर से रिलेटेड जो भी बेसिक टर्म्स थे, सभी टर्म्स हमने आपको बता दिए हैं। अब आपको सिर्फ क्या करना है कि इन टर्म्स को अच्छी तरह समझिए, अपने रजिस्टर में इनसे रिलेटेड सभी नोट्स प्रिपेयर कर लें। अब इंशाल्लाह जब भी ये टर्म्स आपके सामने आएंगे क्वेश्चन पढ़ते में, तो आपको कन्फ्यूज़न नहीं होगा और आप बहुत आराम से ये बात समझ जाएंगे कि भाई क्वेश्चन मुझसे क्या कहना चाह रहा है, और फिर आप क्वेश्चन को इंशाल्लाह बहुत ही आराम से सॉल्व कर पाएंगे। तो आपको सिर्फ करना क्या है कि इनकी प्रैक्टिस करिए, इनको देखिए, समझिए, इनसे रिलेटेड जो भी नोट्स हैं वो प्रिपेयर करते रहें, अपने फ्रेंड्स को ज़रूर शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।